देखिए, जब 1983 में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप जीती थी तो उसके करीब 11 साल बाद तक, यानी कि 1994 तक, एक आम आदमी को यह तक नहीं पता था कि एक क्रिकेट मैच फिक्स भी हो सकता है। फिर सितंबर 1994 में 3 मैचेस की टेस्ट सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान आती है और यह पहली बार था जब बड़े लेवल पे आम जनता को भी मैच फिक्सिंग के बारे में पता चला। इस सीरीज के खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी शेन वॉर्न ने कहा कि पाकिस्तान टीम के सलीम मलिक सीरीज के टाइम पे उनके होटल रूम में आए थे और कहा कि अगर पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान के अंदर अगर सीरीज हार जाएगी तो हमारे घर जला दिए जाएंगे, इसलिए आप $2,76,000 ले लो, यानी कि 2 करोड़ से भी ज्यादा, लेकिन ये वाला मैच आप हार जाओ। ये चीज शेन वॉर्न, टिम में और मार्क वॉ ने अपने कोच, कैप्टन और मैच रेफरी को बता दिया था उस समय। और जब ये बात बाहर आई तो जो आम जनता थी वो काफी गुस्सा आ गया उनको कि ये तो हमारे साथ धोखा है। और जब ये बात बहुत ज्यादा बढ़ गई तो पाकिस्तान के अंदर जस्टिस फखरुद्दीन और जस्टिस मलिक मोहम्मद कयूम ने अलग से कमीशन बनाया और कई इंसिडेंट्स को उठा के इंक्वायरी स्टार्ट कर दी ताकि पता चल सके कि सच में मैच फिक्सिंग हो रही थी या नहीं हो रही थी। जब इस इंक्वायरी की रिपोर्ट आई तो इसमें 2 लोगों के नाम आए, एक सलीम मलिक और दूसरे थे वसीम अकरम। इस कमीशन ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सलीम मलिक के ऊपर तो लाइफ टाइम बैन लगा दिया और वसीम अकरम के खिलाफ ऑफिशियल स्टेटमेंट दी कि इनके खिलाफ सबूत कम पड़ गए हैं, वरना ये भी दूध के धुले नहीं है। सलीम मलिक इस दुनिया के पहले क्रिकेटर बने जिसको क्रिकेट मैच फिक्सिंग के लिए बैन लगा के जेल भेजा गया, लेकिन 2008 में पाकिस्तान के एक लोकल कोर्ट ने इनका बैन हटा दिया था। 3 साल के बाद यानी कि 1997 में ये जो मैच फिक्सिंग का जिन है वो लोगों के सामने फिर से आके खड़ा हो जाता है। आउटलुक मैगजीन क्रिकेटर मनोज प्रभाकर का एक इंटरव्यू ले रही थी। उस इंटरव्यू में उन्होंने कह दिया कि आज से कुछ साल पहले यानी कि 1994 में श्रीलंका के अंदर एक सिंगल सीरीज हो रही थी, उसमें मेरे टीममेट ने मुझे मैच हारने के लिए 25 लाख ऑफर किए थे। आगे चल के बीसीसीआई के फॉर्मर प्रेसिडेंट IS बिंद्रा ने कहा कि ये जो 25 लाख रुपए हैं ये किसी और ने नहीं बल्कि हमारे इंडिया के माइकल जॉर्डन माने जाने वाले कपिल देव ने ऑफर किए थे। देखिए, इंडिया के अंदर लोग क्रिकेट को पूजते हैं, अगर मैच हार जाए तो कई लोग तो खाना तक नहीं खाते हैं और वहां पे ऐसी चीजें जब सामने आई थी तो आम जनता में बहुत गुस्सा फूटा था। इसके बाद बीसीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करा दी जिसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑनरेबल यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ देख रहे थे। कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन होती है और अक्टूबर 1997 को इस पूरी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आती है जिसका नाम था चंद्रचूड़ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को मीडिया को हैंडओवर कर दिया गया लेकिन ऑफिशियली पब्लिश नहीं किया गया। इस रिपोर्ट को लेकर कई सारे क्वेश्चन भी उठे थे कि इसमें सही से इंक्वायरी नहीं हुई है, काफी चीजें इसमें उठी थी। इस पूरी रिपोर्ट में मोटा मोटी जस्टिस YV चंद्रचूड़ जी ने यह कहा था कि लार्ज स्केल पर सट्टा खेला जा रहा है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। इसके 3 साल बाद यानी कि ईयर 2000 में साउथ अफ्रीकन टीम इंडिया आती है 2 टेस्ट और 5 वनडे खेलने के लिए। पहला टेस्ट 19 फरवरी 2000 में होना था और आखिरी ODI 19 मार्च 2000 को खत्म होना था। जब ये मैच चल रहा था तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का एक आदमी था सलीम हथेली, जो बेसिकली इंडिया के अंदर फिरौती वगैरह लेता था बड़े लोगों से। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे सलीम हथेली ने अपोलो टायर और खन्ना ज्वेलर्स के जो मालिक थे उनसे फिरौती मांगी और ये जो दोनों बिजनेसमैन थे इन्होंने फिरौती देने की बजाय पुलिस को जाके बता दिया। पुलिस ने एक प्लान बनाया कि इनकी जो कॉल आ रही है, जो सलीम हथेली इनको कॉल कर रहा है, इसको कंटिन्यू रखवाते हैं ताकि पता चल सके कि इंडिया के अंदर इनके जो लिंक है वो कहां फैले हुए हैं और सलीम हथेली को भी पकड़ सके इससे। ये दोनों बिजनेसमैन जैसा जैसा पुलिस कहती है वैसा कहते हैं, नेगोशिएशन में भी काफी पार्टिसिपेट करते हैं। उसमें सलीम हथेली यहां तक रेडी हो गए थे कि पैसे की बजाय हमें टायर्स ही दे दो। तो ये सारी चीजें ट्रैक हो रही थी और इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह इनके बीच में जो भी बात होती थी उसका पूरा ट्रैक रखते थे। इंस्पेक्टर ईश्वर सिंह जब इस पूरी कॉन्वर्सेशन का ट्रैक रख रहे थे तो उनको एक काफी शॉकिंग चीज पता चलती है। ये जो नंबर था जिससे सलीम हथेली इन बिजनेसमैन को कॉल कर रहा था, इनमें से एक नंबर BSNL का फोन नंबर था जिसको बहुत पहले कृष्ण कुमार ने भी यूज किया था। कृष्ण कुमार टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार के भाई थे और गुलशन कुमार की डेथ के पीछे भी अंडरवर्ल्ड का नाम आ गया था। तो पुलिस को लगा कि कुछ ना कुछ कनेक्शन हो सकता है, इसलिए पुलिस ने BSNL की मदद ली इंडिया के अंदर और कृष्ण कुमार जो करंट फोन यूज कर रहे थे उस फोन को भी टैप कराना शुरू कर दिया। डेली बेसिस पे दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल की ड्यूटी थी कि वो रोटेशनल शिफ्ट लगाएंगे और 24 घंटे दिन रात कृष्ण कुमार का फोन सुनेंगे। अब 19 फरवरी 2000 को साउथ अफ्रीका और इंडिया का पहला मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होना था और सारी टीम स्टेडियम से थोड़ी दूर पे एक होटल था, ताज होटल, उसमें रुकी थी। इस मैच से 2 दिन पहले कृष्ण कुमार के दोस्त संजीव चावला लंदन से आते हैं और उनके पास इंडिया का नंबर नहीं था, तो उनके दोस्त कृष्ण कुमार ने अपना नंबर संजीव चावला को दे दिया था यूज करने के लिए। और संजीव चावला भी सेम होटल जहां पे टीम रुकी थी वहीं पे रुकते हैं। ये जो नाम मैं बता रहा हूं संजीव चावला, ये याद रखिएगा, आगे चल के जितनी भी मैच फिक्सिंग हुई है सबकी जड़ यही संजीव चावला से जुड़ी है। तो टेक्निकली 2 कांस्टेबल जिनको कृष्ण कुमार का फोन सुनने के लिए लगाया गया था वो अब संजीव चावला का फोन सुन रहे थे। ये जो दोनों कांस्टेबल थे ये दिन रात ढूंढ रहे थे कि शायद इनमें से कोई अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन मिल जाए, लेकिन कई दिन तक फोन सुनने के बाद इन्होंने ये कहा कि इनका कोई भी कनेक्शन नहीं है अंडरवर्ल्ड से। ये लोग बस क्रिकेट मैच देखते रहते हैं और पूरे दिन बस यही बात करते रहते हैं कि कैच पकड़ लिया, कैच
मैच नहीं पकड़ा, आउट किया। लेकिन इस पे भी जो इनके सीनियर ऑफिसर होते हैं वो कहते हैं कि शायद कोई कोड वर्ड हो, तो उस पे भी ये लोग कहते हैं कि कोड वर्ड भी नहीं है, जो लाइव मैच चल रहा होता है उसके हिसाब से ये लोग बात कर रहे होते हैं, तो कोई कोड वर्ड नहीं है इसमें। बीच बीच में बस एक आदमी आता है जो अंग्रेजों की तरह इंग्लिश बोलता है और इधर से सब लोग टूटी फूटी इंग्लिश में बात करते हैं, तो कोई अंडरवर्ड का कनेक्शन अभी तक नहीं मिला इसमें। इस डिस्कशन के कुछ दिन बाद इनमें से एक कांस्टेबल घर में बैठ के क्रिकेट मैच देख रहा था और इसी बीच में साउथ अफ्रीका के कैप्टन हेंसी क्रॉन्जे कमेंट्री बॉक्स में आते हैं और ऐसे नॉर्मली बात कर रहे होते हैं वो कमेंटेटर से। ये आवाज सुन के जो कांस्टेबल था उसका दिमाग एकदम से घूमता है कि ये तो वही आवाज है जो दिन रात वो बैठ के फोन टैपिंग पे सुनता है। अब ये चीज जब वो आगे बताता है तो इस बात को पुलिस की टीम सीरियसली लेती है और सबसे पहला काम वो ये करती है कि वो दूरदर्शन से मैच की फुटेज मंगवाती है और जो अभी तक फोन रिकॉर्डिंग हुई थी उसमें से हेंसी क्रॉन्जे का सैंपल लेके उससे मैच कराती है जो एकदम सेम निकलती है। लेकिन इतने सबूत काफी नहीं थे, इसलिए वो और श्योर होना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आगे और ध्यान से फोन रिकॉर्डिंग सुनी। जो बात ये लोग फोन पे करते थे नेक्स्ट डे वही सारी चीजें मैच में होती थी, जैसे प्लेइंग 11 कौन होगा, टॉस कौन जीतेगा, पहले ओवर कौन फेंकेगा, ये सब नेक्स्ट डे में एज इट इज होता था। और जो इतने टाइम से पुलिस रिकॉर्डिंग कर रही थी, 14 मार्च 2000 को पुलिस फोन सुन रही थी और इधर से आवाज आती है हेलो हाय हेंजी, और इसके साथ साथ जो बात हो रही थी उस फोन रिकॉर्डिंग पे जो रूम नंबर मेंशन हुआ था होटल का वो भी हेंसी क्रॉन्जे का था। इसके बाद पुलिस इस चीज को लेकर तो कंफर्म हो जाती है कि उधर से जो बात कर रहा था वो आदमी साउथ अफ्रीका टीम का कैप्टन हेंसी क्रॉन्जे है और इंडिया के अंदर मैच फिक्सिंग चल रही है। तो एक्चुअल में अपोलो टायर्स और खन्ना ज्वेलर्स का एक्सटॉर्शन की केस की इंक्वायरी करते करते पुलिस के हाथों गलती से संजीव और हेंसी क्रॉन्जे लग गए और इंडिया का पहला बड़ा मैच फिक्सिंग का केस एक कोइंसिडेंस से पकड़ा गया। अब देखिए पुलिस के सामने दिक्कत ये थी कि उनके पास सारे सबूत आ तो गए थे, जिसमें संजीव चावला, हेंसी क्रॉन्जे, हर्षल गिब्स, निकी, पीटर स्ट्रेडॉम के नाम थे। लेकिन अगर पुलिस उसी टाइम केस फाइल करती तो इंक्वायरी के लिए साउथ अफ्रीका की टीम को अरेस्ट करना पड़ता और ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो जाता जिसमें दो देशों की रेपुटेशन आमने सामने आ जाती। इसलिए पुलिस ने डिसाइड, लेकिन इसके चक्कर में एक नुकसान होता है पुलिस को, पुलिस के हाथ से संजीव चावला निकल जाता है। जो फाइनल ओडीआई की डेट थी उससे 4 दिन पहले संजीव चावला लंदन वापस चला जाता है। हालांकि आगे चल के 2020 में उसको इंडिया लाके तिहाड़ जेल में डाला जाता है, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे तो वो बच के निकल गया था। तो इधर पुलिस सीरीज खत्म होने का वेट तो कर रही थी और फोन भी सुन रही थी साथ साथ में, और उसी टाइम पे उनको संजीव और हेंसी क्रॉन्जे का एक डिस्कशन सुनाई आता है जिसमें हेंसी क्रॉन्जे ने कहा कि डोंट वरी, निकी, हर्षल गेव और पीटर जो हैं वो 20 रन से ज्यादा नहीं बनाएंगे। तो दूसरी तरफ से संजीव चावला ने कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर इंडिया ने पहले बैटिंग की तो उस केस में क्या होगा। इधर से हेंसी क्रॉन्जे कहते हैं कि आप टेंशन ना लो, उस केस में भी इंडिया 250 रन से ज्यादा नहीं बनाएगी और अगले दिन मैच होता है तो इंडिया पहले बैटिंग करती है और 248 रन ही बना पाती है। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम खेलने आती है। हर्षल गिब्स एग्जैक्ट 90 रन पे आउट हो जाते हैं, निकी 14 रन पे आउट होते हैं और पीटर जो थे वो 1 रन बनाते हैं। लेकिन उसके बाद भी साउथ अफ्रीका टीम मैच जीत जाती है। लेकिन दिल्ली पुलिस कुछ रिएक्ट नहीं करती है और सीरीज खत्म होने का वेट करती है। मार्च के एंड में पुलिस केस फाइल करती है और मीडिया को भी सारे सबूत देती है और इधर इंडिया और साउथ अफ्रीका दोनों देशों में हंगामा शुरू हो जाता है। इसके बाद 8 अप्रैल 2000 को यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड ऑफ साउथ अफ्रीका UCBSA की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में हेंसी क्रॉन्जे कहते हैं कि जितनी भी चीजें बोली जा रही हैं सारी की सारी झूठ है। लेकिन इन सारे स्टेटमेंट से काम चलता नहीं है। साउथ अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है वो एक इंक्वायरी शुरू कर देती है और हेंसी क्रॉन्जे के ऊपर चारों तरफ से प्रेशर पड़ता है, सारे सबूत इनके खिलाफ चले जाते हैं। तब जाके हेंसी क्रॉन्जे मानते हैं कि उन्होंने फिक्सिंग की थी और उन्होंने बोला कि आई फेल्ड इन माय मॉरल एंड प्रोफेशनल ड्यूटीज, आई वाज नॉट ऑनेस्ट एंड आई अपोलोजाइज। इसके बाद डेट आती है 15 जून 2000, जिस दिन सबसे बड़ा बॉम्ब फूटता है इंडिया के अंदर। हेंसी क्रॉन्जे कहते हैं कि हाँ मैंने पैसे लिए और पहली बार मुझे MK गुप्ता यानी मुकेश गुप्ता से मोहम्मद अजरुद्दीन ने मिलवाया था। उस टाइम पे MK गुप्ता ने मुझे $30,000 दिए और मैच हार जाने को कहा और टीम की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जैसे कि टॉस कौन जीतेगा, पहले बॉल कौन करेगा, ये सब शेयर करने के लिए MK गुप्ता ने $50,000 दिए। इसके बाद फैंस का गुस्सा पूरे इंडिया के अंदर बहुत तेजी से फैला और ये पूरा केस CBI को ट्रांसफर कर दिया गया। तो पहले तो MK गुप्ता अंडरग्राउंड हो गया, लेकिन कुछ दिन बाद वो पकड़ा जाता है। अब इंक्वायरी की शुरुआत में MK गुप्ता कहता है कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता, मुझे जान से मार दिया जाएगा।